हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज, और ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो चलिए साथियों, इस सीरीज का हमारा ये दूसरा वीडियो है और स्टार्ट करते हैं आज के हम इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन हमारी मदद कर सकता है पर्यावरण के अधिक संसाधनों का दोहन करने में। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला और जाल की मूल अवधारणा की व्याख्या करने में। अगला है, पर्यावरण अध्ययन मनुष्य और जानवरों की आदत के बारे में ज्ञान देते हैं। चौथा है, हमें अपने हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि पर्यावरण हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो साथियों, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसके बाद आपको आंसर लगाना है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन हमारी मदद कैसे कर सकता है। ठीक है। तो पर्यावरण के अधिक संसाधनों का दोहन करने में नहीं, बिल्कुल नहीं। खाद्य श्रृंखला और जाल की मूल अवधारणा की व्याख्या करने में, चलिए एक बार के लिए इसको मान भी लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन मनुष्य और जानवरों की आदत के बारे में ज्ञान देते हैं, बिल्कुल ठीक है, चलिए देते हैं। हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि पर्यावरण हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका फोर्थ। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, जल संकट का समाधान है। यानी कि पृथ्वी पर आज आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जल की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके लिए इसका क्या सॉल्यूशन है? तो पहला ऑप्शन है वर्षा जल संरक्षण। अगला है कृत्रिम वर्षा। अगला है प्राकृतिक वर्षा। और अगला है भूजल का दोहन। चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं और कह रहा है कि जल संकट की जो प्रॉब्लम है वह किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो वर्षा जल संरक्षण इसका सटीक आंसर है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? वर्षा जल संरक्षण। अगला है बायोगैस में, यानी कि जो जैविक गैस होती है। ठीक है, इसका एक और नाम हम कहते हैं जैविक गैस में कौन सी गैस मौजूद है? मीथेन, ऑक्सीजन, स्मॉग गैस, स्मॉग वाष्प और थर्मल गैस। तो बायोगैस में जो होती है वह मीथेन गैस मौजूद होती है। ठीक है, कौन सी होती है? मीथेन गैस मौजूद होती है। आपने इस तरीके का देखिए देखा भी होगा कई जगह गांव में, इस तरीके से जो गोबर गैस होती है वो उसी को हम क्या कहते हैं? जैविक गैस कहते हैं। और गोबर गैस क्या है कि ये गांव में इस तरीके के प्लांट आपने लगे हुए देखे होंगे, घरों में इसका प्रयोग होता है और गोबर साइड में इससे निकलता रहता है, जिससे खाद भी बनता है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस होती है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, स्लॉक्सेन, नाइट्रोजन अमोनिया और नमी भी हो सकती है। याद रखें, तो बायोगैस में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो मुख्य जो इसकी गैस है वो कौन सी है? मीथेन। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर इसमें बात करें तो थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, स्लोक्सेन और नाइट्रोजन अमोनिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1863 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? यानी कि 1863 में ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिसने सरकार को प्राचीनता या स्थापत्य मूल्य के उल्लेखनीय इमारतों को चोट से बचाने और संरक्षित करने के लिए अधिकृत किया था? 1863 में एक ऐसा एक्ट आया था जिसने क्या किया था, जो पुरानी प्राचीनतम इमारतें हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनका किस तरीके से संरक्षण किया जाए, इसके लिए एक एक्ट लाया गया। तो इसका नाम कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास अधिनियम एक्स आई एक्स, जो कि रोमन वर्ड है। ठीक है, अधिनियम एक्स एक्स, अधिनियम एक्स आई एक्स और अधिनियम एक्स वन। यानी कि आपको पता भी होगा, ठीक है, इसको जैसे एक्स का मतलब होता है 10 और ये जो नंबर है रोमन का, इसका मतलब होता है 1। लेकिन यहाँ पर आपको इसी तरीके से याद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अधिनियम एक्स एक्स। क्या था ये? चलिए इसको जानते हैं। 1863 में पारित अधिनियम जिसने सरकार को उन इमारतों को क्षति से बचाने और संरक्षित करने के लिए अधिकृत किया जो अपनी प्राचीनता या ऐतिहासिक या स्थापत्य मूल्य के लिए
उल्लेखनीय है। यानी कि 1863 के इस एसेक्स अधिनियम में बात हुई थी कि जो इमारतें मतलब हिस्टोरिकल इमारतें हैं और मतलब जो बहुत प्राचीन इमारतें हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए। इस अधिनियम ने सरकार को प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की रक्षा करने की शक्ति प्रदान की। ठीक है, जो कि भारत में विरासत संरक्षण की दिशा में एक प्रारंभिक कदम था। अब इस अधिनियम के बारे में भी कुछ बात कर लें हम आपसे। तो इस अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी सुरक्षा करना था। और इसी अधिनियम से, जिसे हम आज एएसआई के नाम से जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान में हमारे चाहे कोई सी भी मतलब बिल्डिंग की कोई भी हमारी राष्ट्रीय धरोहरें हैं, जैसे उनका जो सर्वेक्षण मतलब जिनको संरक्षित करती है वो एएसआई करती है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना की जो आधार तैयार किया गया वो भी यहीं से किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना के जल का मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। यानी कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसका जो जल है उसको किस लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, जल विद्युत और सिंचाई, मछली प्रजनन और नेविगेशन, औद्योगिक उपयोग, बाढ़ नियंत्रण। तो भाखड़ा नागल परियोजना का जो जल है वह मुख्य रूप से जल विद्युत यानी कि बिजली बनाने के काम में और सिंचाई के लिए उपयोग में होता है। तो देखिए ये भाखड़ा नागल डैम है, ठीक है, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। बात कर लेते हैं भाखड़ा नागल बांध के बारे में। यह बांध मतलब यह बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है जो सिंचाई, बिजली उत्पादन और वर्षा जल संचयन के लिए सतलज नदी के पानी का उपयोग करती है। इस परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखड़ा ना जो भाखड़ा नहर है उसको भाखड़ा नहर को भाखड़ा नागल प्रमुख सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। भाखड़ा नहर की जल भंडारण क्षमता इंदिरा सागर बांध के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी है। और यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। तो याद रखें, भाखड़ा नागल डैम। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, सहारा लेने और ऊपर चढ़ने वाले पौधे कहलाते हैं। झाड़ियां, जड़ी बूटी, पेड़ और बेल, यानी कि ऐसे पौधे जिनको सहारा दिया जाता है, चाहे वह अगर हम बात करें किसी पेड़ का सहारा हो, ठीक है, जिसमें मतलब पेड़ पे चढ़ा दिया जाता है या कोई लकड़ी पे चढ़ाया जाए, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो सहारे के साथ में चढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या झाड़ियां कहते हैं, जड़ी बूटी, पेड़ और बेल? तो ये क्या कहलाते हैं? बेल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कद्दू, लौकी, अंगूर, इन सब की क्या होती है? बेल होती हैं जो कि ऊपर चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गंभीर रूप से निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना। शरीर में गंभीर रूप से निर्जलीकरण होने पर निम्न में से हो सकता है। यदि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? खून की कमी, हीमोफीलिया, हृदय संबंधी समस्याएं, अस्थि सुस्थिरता। तो यदि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है तो हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय नहीं है? देखिए वलय से तात्पर्य है रिंग्स। ठीक है, याद रखें, रिंग्स कौन सी ग्रह के आसपास नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से देखना होता है कि किस क्वेश्चन में वह नहीं लगाया है उसने, और जल्दबाजी में क्या है हम कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा लोगों ने, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय, लेकिन बाद में पूरा नहीं पढ़ पाए। सामान्यतः सभी लोग यही गलती करते हैं और जल्दबाजी में शनि लगा के आ जाते हैं, लेकिन उसने पूछा है नहीं है। तो बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो यहाँ पर बुध ग्रह ऐसा है जिसके चारों ओर रिंग्स नहीं है। बाकी के इन तीनों ग्रह के चारों ओर रिंग्स
होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात करें सूर्य से, अगर हम देखें दूरी के आधार पर, तो पहला जो ग्रह होता है वह है बुध, फिर उसके बाद आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, तो इस तरीके से इन बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहाँ पर क्या है, इनके चारों ओर तो रिंग्स हैं, लेकिन इनकी दिखाई नहीं देती हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो रिंग्स हैं प्रॉपरली देख ही जा सकती हैं, वह है शनि के चारों ओर, जिसे वलय कहते हैं। ठीक है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। ठीक है, ये चार जो ग्रह हैं वह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो चार ग्रह हैं बाहर के, ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, याद रखें, ग्रहों के ऊपर हम एक सोलर सिस्टम के ऊपर एक अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि एक मिट्टी है जिसका नाम रेगुर मिट्टी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम सोइल के नाम से जाना जाता है। पहाड़ मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा और लाल मृदा। मृदा कहें या मिट्टी कहें या सोइल कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। तो बात हुई है काली मिट्टी की, वो काली मिट्टी से बहुत प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह उपजाऊ मिट्टी है जो कि लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से समृद्ध है। यानी कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसकी बात हो रही है। देखिए चैनोजम जो है वो रेगुर मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम है, और इसका काली कपासी मिट्टी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इस मिट्टी में कपास की जो फसल है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। यह मिट्टी जो है वह भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। ऊपर बात कर चुके हैं हम। इस मिट्टी में, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस मिट्टी में पानी को धारण करने की उच्च क्षमता होती है, और इस मिट्टी का निर्माण क्रेटेशियस लावा की चट्टानों से होता है। ठीक है, और यह चट्टानों के अपक्षय से यह मिट्टी बनती है। तो यह बात थी काली मिट्टी के बारे में, रेगुर मिट्टी के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा कि सर की जो पढ़ाने की स्पीड है वह थोड़ी सी ज्यादा है, तो जी हाँ, मैं जानबूझकर जो अपनी स्पीड है उसको थोड़ा सा तेज रखता हूं, जिससे कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। और आपने सामान्यतः देखा भी होगा मेरे जो वीडियोस हैं वो छोटे ही होते हैं, ज्यादा वीडियो को खींचने से कोई भी मतलब नहीं होता है। मुझे जो जानकारी आपको देनी होती है वो इतने समय में पर्याप्त है। चलिए अगला है, बात हो रही है परमार्थ निकेतन आश्रम किस शहर में स्थित है? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पर्यावरण की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन तो देखने को मिल रहे हैं जीएस जैसे। तो देखिए उन्होंने क्वेश्चन का मिक्स रखा है वहां पर। पिछली बार ये जरूरी नहीं है कि पर्यावरण दिया है तो पर्यावरण से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने करंट के भी क्वेश्चन रखे और आसपास के एनवायरमेंट, वातावरण से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन रखे। तो ये चीज जरूरी है, आपको जान लेना है कि किस किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो परमार्थ निकेतन आश्रम किस शहर में स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, ऋषिकेश, उज्जैन। तो परमार्थ निकेतन आश्रम जो है वह ऋषिकेश में है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे परमार्थ निकेतन आश्रम जो है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1980, 1981, 1982 और 1983। तो वायु प्रदूषण मतलब जो है वायु, जो हवा है वह प्रदूषित ना हो, इसको अच्छे से इसकी रोकथाम हो सके, इसके लिए एक्ट कब लाया गया? तो वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण एक्ट 1981 में लाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक आकार के जो स्विमिंग पूल होते हैं, आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें क्या है कि जो स्विमिंग पूल होते हैं उन स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है ये पूछ रहे हैं।
तो 25 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर। तो ओलंपिक आकार के जो स्विमिंग पूल होते हैं उनकी लंबाई 50 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है? नेहरू स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम और ऊषा राजे स्टेडियम। तो ग्वालियर में जो स्टेडियम स्थित है उसका नाम है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। एक नया स्टेडियम भी ग्वालियर में बनकर तैयार हो गया है। ये अभी लेटेस्ट यहाँ पर क्या है कि कुछ मैच भी हुए थे, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे भी कि जो नया स्टेडियम बना है इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के नाम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है, जल्दबाजी में हम कुछ गलती भी कर जाते हैं। ग्वालियर में एक्चुअली क्या है, जो सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका एक उषा किरण पैलेस भी है। तो हम जल्दबाजी में उषा किरण पैलेस और रूप सिंह स्टेडियम, जल्दबाजी में वही हो जाती हैं गलतियां सामान्यतः। तो ऐसा नहीं करना है। उषा राजे कोई स्टेडियम नहीं है, उषा राजे, उषा किरण पैलेस उनका एक मतलब पैलेस टाइप में है, ठीक है? तो जो स्टेडियम है पुराना उसका नाम है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। सामान्यतः परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। अब एक और स्टेडियम नया बनकर तैयार हो गया है। अगला है, सन्नगर के संघ को क्या कहा जाता है? ए यूनियन ऑफ कॉन्वर्सेशंस इज कॉल्ड व्हाट? विश्व नगरी, उपनगरी, बाहरी इलाके, मिलियन सिटी। एकदम दिमाग से ऊपर जा रहा होगा क्वेश्चन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। जी हाँ, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस प्रश्न की जो भाषा उन्होंने दी वह एकदम अजीबो गरीब दी। सन्नगर के संघ को क्या कहा जाता है, किसी की समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन इंग्लिश से जब बात हुई, ये यूनियन ऑफ कॉन्वर्सेशंस इज कॉल्ड व्हाट? तो देखिए जानते हैं इसको। इसके ऑप्शन है विश्व नगरी, उपनगरी, बाहरी इलाके और मिलियन सिटी। तो इसका आंसर है विश्व नगरी, मेगालोपोलिस। क्या नाम है? मेगालोपोलिस। चलिए जानते हैं मेगालोपोलिस क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सरल बनाते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन जो था वह यह होना चाहिए था, महानगरों के संघ को क्या कहा जाता है, ठीक है ना? और उसने क्या कहा है, सन नगर के संघ को, ये गलत था। महानगरों के संघ को क्या कहा जाता है? तो महानगरों के संघ को आमतौर पर मेगालोपोलिस कहा जाता है। एक नगरीकरण से तात्पर्य शहरों के एक समूह से है जो एक साथ मिलकर एक सतत शहरी क्षेत्र बनाते हैं। और जब कई नगर जुड़ते हैं तो यह एक बड़ा, अधिक व्यापक शहरी क्षेत्र बनता है, जिसे मेगालोपोलिस के रूप में जाना जाता है। अब नगर क्या होता है और मेगालोपोलिस क्या होता है जान लेते हैं। नगर जो होते हैं वो छोटे शहरों को मिलाकर बनाया गया एक बड़ा शहरी क्षेत्र होता है। लेकिन मेगालोपोलिस क्या है? तो अनेक नगरों के विलय से निर्मित एक बहुत बड़ा महानगरीय क्षेत्र कहलाएगा। वो क्या कहलाता है? मेगालोपोलिस कहलाता है, ठीक है? जहां पर बहुत सारे नगर मिलकर एक बड़ा महानगरीय क्षेत्र बनाएंगे वो मेगालोपोलिस है। और कई छोटे छोटे शहर मिलकर एक बड़ा नगर बनाएंगे वो नगर कहलाएगा। ठीक है ना? अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस संसाधन का खनन यानी कि खदानों में से खोदा जाता है? समतल भूभागों पर पट्टी खनन यानी कि स्ट्रिप माइनिंग, और भूमिगत खनन यानी कि अंडरग्राउंड माइनिंग द्वारा किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पानी। तो देखिए कोयला जो है उसे दोनों तरीके से खोदा जाता है, यानी कि पट्टी खनन, यानी कि जो समतल भूभाग है वहां पर स्ट्रिप माइनिंग के माध्यम से, आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में। और दूसरा यानी कि जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, मतलब जमीन में एकदम अंदर तक जाकर से कोयला निकालते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसमें देख पा रहे हो, ठीक है? तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक अद्भुत श्रृंखला, और आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और जो भी अपने साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी किया करो। थोड़ा सपोर्ट करो साथियों, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके के मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा। बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी हैं आपके लिए, सब चीजें कराएंगे धीरे धीरे। चलिए ख्याल रखिए आप सभी अपना, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।